गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप बच्चों? थर्ड चैप्टर हमारा लगभग लगभग खत्म ही होने वाला है। 80% चैप्टर हो चुका है और कोशिश यही रहेगी कि आज की क्लास में हम इसे वाइंड अप कर दें। लेकिन उसको करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि 80% पोर्शन जो हमने कर लिया कि वो हमें रिकॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं आपको रिकॉल नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ एक फ्लो अगर चैप्टर का पकड़ में आ जाए कि कैसे कैसे चल रहा है तो कोई बात नहीं। आज की क्लास में अगर हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया या थोड़ा बहुत रह गया तो कल तो इसका रिवीजन हो ही जाने वाला है, डिटेल में मैं कराऊंगा ही। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको पता ही है, फिर परसों टेस्ट होगा। चलो तो शुरू करते हैं बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट। और मजे की बात है बच्चों, मैं आपको चैप्टर का एक पार्ट पढ़ा चुका हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब वो जो 20% पोर्शन है वो कौन सा ही रह गया? मैनेजमेंट। एक टॉपिक है डिमोनेटाइजेशन के बाद और उसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक है, सारे बच्चों को पता है कि एडवर्सिटीज तो होगी ही, साथ में अपॉर्चुनिटीज भी होगी, है ना। और हमें उन एडवर्सिटीज में ही अपने बिजनेस को क्या करना है? कंडक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हम वेट करेंगे कि कब सारी चीजें हमारे फेवर में आएगी। डेली का डेली कुछ ना कुछ ड्रामा नाटकबाजी रहेगी, है ना। लेकिन हमें फिर भी उन सारी जो हर्डल्स है, वो सारी जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, वो जो सारी जो ऑब्स्टिकल्स है, उनको क्रॉस करते हुए, उनको ओवरकम करते हुए अपना क्या करना है? बिजनेस करना है। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों? थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, और अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके किसको ग्रैब कर लेना है? हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है। ठीक है ना। सबसे लॉन्गेस्ट प्रोसीजर जो रहेगी वो यही रहेगी कि सारी चीजें हमारे अगेंस्ट में हो और हमें अपने आप को भी संभालना है, अपने एनवायरनमेंट को भी संभालना है, और फिर अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके हमें क्या करना है? अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों किसकी? बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग की, कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। ये सम टोटल होता है उन सारे फैक्टर्स का जो हमें इम्पैक्ट करते हैं और जिनके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। यानी कि मैक्रो की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ऑल्दो माइक्रो एनवायरनमेंट भी किसका पार्ट होता है? ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब इन्होंने यहाँ पे एक्सटर्नल को ही कंसिडर किया है तो हम उसी को लेके चलेंगे। बात करते हैं बच्चों फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। इफ टोटल कर का रुपीज तो मेरी पॉकेट पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इफ टोटल, टोटल बोले तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, टोटल कर्ड। सी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, यू फॉर अनसर्टेनिटी, आर फॉर रिलेटिविटी, डी फॉर डायनेमिक। ठीक है ना। इफ टोटल कर्ड का रुपीज, आर फॉर रिलेटेडनेस, इंटर रिलेटेडनेस, एस फॉर स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। इफ टोटल कर्ड का रुपीज ज्यादा होगा तो मेरी पॉकेट पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, फार रीचिंग इम्पैक्ट। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपोर्टेंस ऑफ business environment. Identify, change, arrange and plan for improving performance. Identify, दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट, help firms to identify opportunities and getting the first mover advantage. Second, identify, help firms to identify threats and early warning signal. Identify, change helps in dealing with rapid changes. Identify, change, arrange helps in arranging useful resources. Identify, change, arrange and plan helps in planning and policy formulation. Identify, change, arrange and plan for improving performance, helps in improving performance. उसके बाद बच्चों हमने एक टॉपिक देखा था, ये जो चार्ट है, और चार्ट में क्या बता रहा है वो कि एनवायरनमेंट दो टाइप के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो स्पेसिफिक होता है, मैक्रो जनरल होता है। जो स्पेसिफिक होता है वो कंट्रोलेबल, जो जनरल होता है वो अनकंट्रोलेबल। और जो कंट्रोलेबल होता है इसके दो फैक्टर होते हैं, SW। जो अनकंट्रोलेबल होता है उसके दो फैक्टर, OT। और ये पूरा एनालिसिस बनता है शॉर्ट एनालिसिस। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ जो हमारी इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है, और वीकनेस जो हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। अपॉर्चुनिटी, फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, और थ्रेट क्या होती है? अनफेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। SW इंटरनल होती है और OT एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें हो गई बच्चों। फिर नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल स्कैनिंग।
हमारे एनवायरनमेंट की कंप्लीट अवेयरनेस होना, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है यानी कि जो भी फैक्टर हमारे को इम्पैक्ट डालते हैं उनकी पूरी अवेयरनेस होना और उनकी साथ में समझ भी होना, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग या एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग या एनवायरमेंटल एनालिसिस। ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हो आप। एलिमेंट्स बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे बच्चों को पता है, स्पेसिफिक भी होते हैं और जनरल भी होते हैं। स्पेसिफिक माने माइक्रो और जनरल बोले तो मैक्रो। अच्छा, माइक्रो जो केवल हमारे को इम्पैक्ट करेंगे और मैक्रो जो होते हैं जो सबको, है ना, सबको इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे उसके एग्जांपल बता दो मेरे को माइक्रो के। कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, इंटरमीडियरीज। ठीक है ना, ये सारे लोग कौन होते हैं, माइक्रो के क्या होते हैं, हाँ हाँ, जो हमारे इन्वेस्टर है। तो ये क्या है, ये सब माइक्रो के पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, अगर हम बात करें किसकी, मैक्रो की, तो मैक्रो वो सबको अफेक्ट करता है और उसके कंपोनेंट कौन होते हैं, वेस्टली। कौन होता है, वेस्टली। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर, L फॉर, E फॉर। इनके अंदर का आज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, अदरवाइज तो हज की क्लास चली जाएगी पूरी। ठीक है, मैं जस्ट आपका ना इस चैप्टर का जो फ्लो है वो आपके माइंड में डालना चाहता हूँ। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, या जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं। नाम तो सुना ही होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में, जुलाई 1991 में ये अनाउंस की गई थी, जब हमारी इकोनॉमी क्रैश होने वाली थी। अगले 2 हफ्ते के भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स नहीं थे। हमारी इकोनॉमी मतलब दो, ऐसा समझो कि 2 हफ्ते बाद हमारी इकोनॉमी बर्बाद होने वाली है। ठीक है ना, तो सरदार मनमोहन सिंह जी ने उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो एलपीजी पॉलिसी लेकर के आए थे, जिससे कि आज आप ये रैपिड ग्रोथ भारत में देखते हो। ठीक है ना, लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन सारे बच्चों को पता है, फिर बोल रहा हूँ मैं, आज मेरा मकसद वो नहीं है, जस्ट इसका फ्लो कराना है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द बिजनेस। देखो ये जो लास्ट वाला पार्ट है, जैसे कि अभी तक तो हमने, तुमने देखा होगा एक पड़ाव तो हमारा वो हुआ बच्चों, जहां तक हमने पेस्ट प्ले पढ़ा, वहां पे हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, फिर हमने गवर्नमेंटल पॉलिसीज क्या चेंजेस, मतलब क्या चेंजेस हुए हमारे यहाँ पे 1991 में, क्या रिफॉर्म्स हुए वो हमने देखे। फिर हमने ये टॉपिक देखा कि उन रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द बिजनेस। ठीक है बच्चों, मैंने आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके दिया था और एमटीबी बनाई थी इसकी। 3 पार्ट में अगर मैं बोलूं, पहला, अगर पहला वो स्लैब जो बना के दिया था आपको, चलो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कितने पॉइंट है बच्चों, ओवरऑल 3 पॉइंट है। एक तो रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एक हेडिंग ये, दूसरा नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, दूसरा, और तीसरा इसी के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग तो 2 ही थे, अरे टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग 2 थे, कंपटीशन के रिगार्डिंग कितने थे, 3 थे। अच्छा, एक तो इंक्रीज इन कंपटीशन, दूसरा मोर डिमांडिंग कस्टमर, और तीसरा, हाँ बोलो, मार्केट ओरिएंटेशन। और एक लास्ट वाला स्लैब था, उसके अंदर एक ही हेडिंग थी, रिड्यूस सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो दूसरा ऑल्टरनेट भी आपके पास है, एचआरएम ने सीडीटी को सपोर्ट किया। एचआर बोले तो ह्यूमन रिसोर्स, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है ना, एचआरएम, एम फॉर मार्केट ओरिएंटेशन, एचआरएम ने सीडीटी को, सी फॉर कंपटीशन, इंक्रीज इन कंपटीशन, डी फॉर डिमांडिंग, more demanding customer, T for rapidly changing, HRM ने CDT को सपोर्ट, रिड्यूस सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। कौन सा तरीका सही है, ये वाला के वो एमटी वाला ही सही है, चलो ठीक है। एचआरएम ने सीडीटी को सपोर्ट किया। आई होप आपको सारे बच्चों को पता, अच्छा टॉपिक तो पता चल रहा है क्या, कि वो एलपीजी के आने से बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, ये टॉपिक था बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन, नाम तो सुना ही होगा, नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं रात को 8 बजे, बोलते भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मध्य रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आधे लोगों को तो ये डिकोड करने में टाइम लग गया, ये बोला क्या है इसने, लीगल टेंडर होता क्या है ना। फिर जब लोगों ने लेमैन लैंग्वेज में समझाया कि 12 बजे के बाद अब ये लीगल टेंडर, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कागज के टुकड़े हैं। मम्मी ने, है ना, रोते रोते अलमारियों में से इधर उधर जहाँ पे भी उठा उठा के रखे थे सब निकालने चालू कर दिए, है ना। अजी सुनते हो, चेंज करा देना हमारे। ठीक है, एक टाइम तो दिया ही था उन्हें क्या कराने के लिए, चेंज कराने के लिए, है ना। बड़ी सारी दिक्कतें भी हुई उस टाइम पे,
है ना। लेकिन जो जिस पर्पस से डिमोनेटाइजेशन को किया गया था, कि जो इसका पर्पस होगा, ठीक है, अचीव करने का, लेकिन वो पर्पस अचीव नहीं हो पाया। वो पर्पस क्या थे वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे बच्चों। सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन माने नोटबंदी, वही अभी जैसे कि मोदी जी ने बोला था, मैंने आपको उनका ही स्टेटमेंट क्या करके बताया था, दोबारा दोहराया था। तो जब पांच जो भी मतलब जो नोट है, कोई भी अगर करेंसी है, वो लीगल टेंडर ना होने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने जो अपनी अप्रूवल दे रखी थी, वो अप्रूवल क्या कर लिया, उससे वापस ले ली, ठीक है ना। अब वो जस्ट एक क्या है, कागज का टुकड़ा है, ठीक है ना। तो यही डिमोनेटाइजेशन होता है बच्चों। इसका पर्पस क्या था, पर्पस अब देखो, ट्रू इंटेंशन तो नहीं पता कि ट्रू इंटेंशन क्या थी लाने की, लेकिन हाँ जैसे कि बताया गया, हमारे जो प्रधान सेवक है उनके द्वारा बताया गया कि जी इकोनॉमी के अंदर करप्शन हो रहा है। करप्शन क्यों हो रहा है, करप्शन क्यों, क्योंकि जो 500 और 1000 के नोट है, वो मार्केट में जो फोर्ज जाली जो नोट है, उनका सर्कुलेशन ज्यादा हो रहा है। तो हम ये 500 और 1000 के नोट विड्रॉ कर लेंगे, तो वो सारे जाली नोट क्या होंगे, उन पे हमने अटैक कर दिया, ठीक है। अब वो चल नहीं पाएंगे, अब हम नए नोट लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा था, जो जाली नोट थे और उससे जो टेररिस्ट वगैरह को जो फंडिंग हो रही थी, जैसे कश्मीर का वो एग्जांपल देते हैं कि जी कश्मीर में पत्थरबाजी होती है। तो वो क्यों होती है पत्थरबाजी, क्योंकि जो फेक करेंसी है, वो फेक करेंसी उन पत्थरबाजों को दी जाती है, और वो हमारी सेना के ऊपर क्या करते हैं, हमला करते हैं, ठीक है। या बाकी जो देश के अंदर जो बड़े बड़े धमाके होते हैं, या कहीं पे भी कुछ भी, जो आपने वो देखा होगा स्लीपर सेल वगैरह करके कॉन्सेप्ट, पता है आपको स्लीपर सेल क्या होता है, क्या नहीं पता, अभी तो बोला था आपने। मतलब जो बेसिकली अपना कुछ भी काम करते रहते हैं, जैसे कोई टायर पंचर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कभी कभी उन्हें ऑर्डर मिलते हैं, उनके जो आका होते हैं, है ना, कि भाई तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, भरी मार्केट में साइकिल खड़ी करके आनी है, एक जाएगा उसमें बम लगा के आएगा, ठीक है ना, फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो इस तरह के लोगों को स्लीपर सेल बोलते हैं। तो जैसे कौन से वाली पिक्चर, हॉलीडे में, और एक और है ना कोई, अक्षय कुमार की हॉलीडे ही है क्या, तो उसमें वो सारे अलग अलग जाते हैं। हम्म। तो बच्चों, ऐसे में हमारे मोदी जी ये बोलते हैं कि इस तरीके से क्या होता है, बहुत ज्यादा टेररिज्म को क्या मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है इसके होने से। तो हम क्या करेंगे, करेंसी विड्रॉ कर लेते हैं, है ना। वो कहते हैं कि ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। जैसे ही मार्केट में 500 का नोट आया, है ना, जैसे ही 500 का और 2000 का नोट आया, थोड़े दिन बाद ही कुछ इस तरीके के केसेस देखने मिले थे कि जो नई करेंसी है उसके भी जो जाली नोट है मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है ना। अब वो मोदी जी बोल रहे करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, कहे तो कहे क्या, ठीक है ना। जिस पर्पज से लेके आए थे वो तो पर्पज पूरा ही नहीं होने दिया, और उल्टा क्या हुआ, आपने देखा ही होगा बच्चों, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2016, 4 और 3 7 साल की बात है, लगभग लगभग। तो ऐसे नन्हे मुन्ने थे, तो लोगों को लाइन में लगना पड़ा, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा। एक्चुअल में मोदी जी ने ये भी बोला, अलग अलग रैलियों में जाकर के इस तरह के भाषण दिए कि अब गरीबों का मजा आने वाला है, 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, जिसका जो पैसा जिसमें पड़ा है, जिसके खाते में पड़ा है वो उसमें रहने दो, ऐसे करके। तो बच्चों, ऐसा कोई उसका जो पर्पस था वो अचीव नहीं हुआ, क्योंकि जिनके नोट बदले जाने थे उनके नोट तो बदले गए, है ना, बैकडोर से बदले गए, बैंक वालों ने उनके बैकडोर से बदले हैं। लेकिन आम जो जनता थी वो परेशान हो गई, लंबी लंबी लाइनों में लग गई, ठीक है ना। एक बार मैं थोड़ा सा डिस्कस भी कर लूंगा, आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, शायद आज ना दिखा पाऊँ, कल दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी एक बार देख लो डिमोनेटाइजेशन, कि डिमोनेटाइजेशन है क्या। बेसिकली थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया आपको, बाकी मैं टेक्स्ट से पढ़ता हूँ यहाँ पे। डिमोनेटाइजेशन is the act of removing a currency unit of its status as legal tender। कुछ समझा क्या आपको, क्या समझा आपको। डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा एक्ट होता है गवर्नमेंट का, जहां पे गवर्नमेंट वो जो टैग होता है ना करेंसी का, जो लीगल टेंडर का जो टैग होता है, उस टैग को छीन लेती है, वापस ले लेती है, हटा देती है ना। और अब जस्ट वो जो करेंसी है, जिसको पहले आप जान से ज्यादा प्यार करते थे, है ना, बहुत संभाल संभाल के रखते थे, तो अब वो कुछ नहीं है। अब वो जस्ट एक क्या है, कागज का टुकड़ा है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बोला सब पैसा खत्म जिसका जो है,
एक टाइम दिया गया कि आप क्या कर लो से, हाँ इतने टाइम में चेंज करा लो। बड़ी सारी दिक्कतें आई उस टाइम पे, मतलब लिटरली सामने से पता ही चल रहा था, गवर्नमेंट डेली बेसिस पे क्या कर रही थी, अपनी पॉलिसी चेंज कर रही थी। बड़ी सारी लोगों को दिक्कतें हुई, कह रहे थे कि एक दिन में एक ही नोट ले सकते हो आप 2,000 रुपए का। फिर एक बंदा बोला कि जी मेरी तो लड़की की शादी है, मैं कैसे करूं, 2,000 रुपए में कैसे शादी करूं लड़की की, ठीक है ना। तो उनके लिए फिर नए नए रूल्स रेंट रेगुलेशंस लेके आए गए, और बहुत सारी पॉलिसीज डेली बेसिस पे चेंज हो रही थी कि एक टाइम में इतना नहीं निकाल सकते हो। और लगभग लगभग इकोनॉमी का सारा पैसा, क्योंकि जो ज्यादातर जो लगभग 85 to 90% जो पैसा था वो 500 और 1,000 की करेंसी में ही था। तो लगभग लगभग सारा पैसा एक टाइम पीरियड के अंदर कहीं पे जमा हो चुका था, बैंक में ही जमा हो चुका था। क्या चीज? हाँ, मनी सप्लाई अफेक्ट होती है ना। अब जो वैसे मतलब मनी सप्लाई इन द सेंस अफेक्ट कैसे नहीं होगी, अफेक्ट होगी भी और नहीं भी होगी। मनी सप्लाई जितनी थी वो तो उतनी ही रहेगी। क्यों? बिकॉज सारे बच्चों को पता है M1 में हम क्या लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। तो जो पैसा बस उसकी फॉर्म चेंज हो गई, जो करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक था ना, वो इस वाली हेडिंग में से निकल करके इस वाली हेडिंग में चला गया। M1 के पहले वाले कंपोनेंट में से निकल करके दूसरे वाले कंपोनेंट में चले जाएगा, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। लेकिन ओवरऑल मनी सप्लाई तो सेम रहेगी ना। लेकिन देखो मनी सप्लाई तो सेम रही, लेकिन फिर भी मनी सप्लाई का जो इम्पैक्ट है ना वो पड़ेगा, वो कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी इन द सेंस कि पब्लिक के पास तो अवेलेबिलिटी कम रही ना उसकी। हालांकि वो पब्लिक है तो मनी सप्लाई के अंदर ही आएगी, बस इस वाली हेडिंग से निकल करके इसमें चले जाए। कहने का मतलब है अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। और अवेलेबिलिटी कम होने का मतलब ये भी है कि लोग उसे फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर पाएंगे, और खासकर डिमोनेटाइजेशन वाली सिचुएशन में तो वैसे भी। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि हम हमारे को बहुत जल्दी पैसा मिलने वाला नहीं है, पता नहीं है कब तक चले, है ना। तो लोग देख देख के सोच समझ के क्या करेंगे, खर्च करेंगे मार्केट में। किसके ऊपर? बिल्कुल 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 पड़ेगा, फॉरेन मतलब जो फॉरेन सेक्टर है हमारा उसके ऊपर भी। किसके पास? जो, हाँ उन्हें भी क्या कराने पड़ेंगे, चेंज कराने पड़ेंगे ना, वो चीज है। ऑन द 8th of November 2016, 8 नवंबर 2016 को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस प्रफाउंड इम्प्लीकेशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, है ना, काफी जो मेजर चेंजेस थे कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या पड़ रहा है, और जो हम पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं डिमोनेटाइजेशन की, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, वो अनाउंस किया 8 नवंबर को 2016 में गवर्नमेंट ने। इट वाज डिसाइडेड टू डीमोनेटाइज, और ये डिसाइड किया गया कि हम डिमोनेटाइज करेंगे हाई वैल्यू करेंसी नोट्स को। और उस टाइम पे हाई वैल्यू करेंसी नोट्स कौन ही थे बच्चों? 500 और 1,000 के, विद इमीडिएट इफेक्ट। मतलब टाइम भी नहीं दिया, जस्ट 4 घंटे का टाइम दिया। और उस टाइम पे बच्चों बड़ी सारी चीजें ऐसी चल रही थी कि रात में ज्वेलर्स वगैरह की दुकानें खुली, और 4 घंटे के लिए, ठीक है ना, लोगों ने ट्रेडिंग करी, गोल्ड में बड़ी ट्रेडिंग करी कि जितना पैसा अपना, जिसके पास एक्स्ट्रा ब्लैक मनी थी, कि जितना जहाँ पे खप सकता हो उसे खपा दो, ठीक है। और गोल्ड के भी बच्चों दो दो रेट चल रहे थे, पुरानी करेंसी में अगर लेना है तो उसके हाई फाई रेट चल रहे हैं, मतलब ऐसा इतना चल रहे हैं कि अगर लेट सपोज, बिल्कुल, हाँ मतलब अगर 40,000 का भाव है, 42,000 का भाव है, तो 75,000, 80,000, 90,000। हाँ, तो वो मतलब इतने भाव में, अगर वो क्या है ना बेसिकली, जिस जिस बंदे के पास ब्लैक मनी है वो सोचेगा तो खत्म ही है ये, कहाँ पे एडजस्ट करूं मैं। गवर्नमेंट ने हालांकि बोला भी कि सरेंडर कर दो और पेनल्टी दे दो, लेकिन नहीं चाहता ना इंसान, कह रहे कि आज अगर सरेंडर कर दिया, पेनल्टी भी दे दी, तो फ्यूचर में गड़बड़ करेंगे, फ्यूचर में ना हमारे ऊपर नजर रखेंगे। तो इसलिए हम गवर्नमेंट की नजरों में नहीं आना चाहते। तो दैट्स वाई लोगों ने क्या किया, जो अपनी रियल इस्टेट के बहुत क्या हुए, प्राइस क्या हुए, बहुत ज्यादा हाई हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतना पैसा कोई, क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा जो ब्लैक मनी जो फंसती है ना, जो लोग लगाते हैं वो रियल एस्टेट में लगाते हैं, या फिर उसके नेक्स्ट गोल्ड में लगाते हैं। तो अब वो पैसा क्या है कि वो रियल एस्टेट में लगा रहे हैं। अब रियल एस्टेट में ठीक है, जब तक थोड़े टाइम तक चला तो चला, उसके बाद रियल एस्टेट में बहुत डाउनफॉल आया, क्योंकि अब सारी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू करनी है, बैंक के थ्रू करनी है, कोई प्रॉपर्टी का खरीदार ही नहीं है, कोई बेचने को तैयार नहीं है प्रॉपर्टी, क्योंकि जिनकी प्रॉपर्टी 5-5 करोड़ रुपए की थी, अब उनके भाव कितने रह गए, 1-1 करोड़ रह गए, 1.25 करोड़ रह गए। तो बेचने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे कि नहीं इतने में तो नहीं बेचेंगे, तो नुकसान हो जाएगा,
ठीक है, तो बड़ी सारी चीजें, बहुत सारे बच्चों इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो मुझे लगता है कम हुए, लेकिन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा हुए हैं। इकोनॉमी एकदम से बिल्कुल जो ऐसे सोच रहे थे ना, ये मतलब कई बार ये होता है कि हम सोचते कुछ हो रहा है ऑफिस में बैठ के, लेकिन प्रैक्टिकली जमीनी स्तर पे अगर आप देखोगे तो वो उसका जो इम्पैक्ट है वो कुछ और ही हो जाता है, हमने सोचा भी नहीं होता है। हमने तो मतलब किया तो इसलिए था ये, ताकि क्या हो जाए, इकोनॉमी स्टेबल हो जाए और अच्छी चीजों के लिए, शायद अच्छी इंटेंशन से किया, लेकिन वो अच्छा हुआ नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं बच्चों इमीडिएट इफेक्ट से 500 और 1000 के नोट क्या कर दिए गए, उनसे लीगल टेंडर का जो टैग था वो छीन लिया गया। सीजिंग टू बी लीगल टेंडर एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्पेसिफाइड पर्पस, कुछ ही पर्पस के लिए आप उन्हें क्या कर सकते थे बच्चों, यूज कर सकते थे। ठीक है ना, और कुछ टाइम तो वैसे भी सबको ही दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, These notes accounted for almost 86% of the country's cash supply। कह रहे हैं कि 500 और 1000 के नोट बच्चों देश की जितनी भी मनी सप्लाई थी या जो कैश सप्लाई थी उसका 86%, इनफैक्ट मेरे को कैश सप्लाई बोलना चाहिए, ठीक है ना, मनी सप्लाई के अंदर तो और भी बहुत सारी चीजें आ जाएगी। ओवरऑल जितना भी मार्केट के अंदर कैश सर्कुलेट कर रहा था लगभग लगभग उसका 86% क्या था, 500 और 1000 के नोट थे। ठीक है ना, कैश सप्लाई का कितना परसेंट, 86%। द पर्पज इज टू कर्व करप्शन, कर्व मतलब निकाल लेना, ठीक है ना, या हटा लेना, या एक टाइप से खत्म कर देना, तो इस तरीके से यूज कर सकते हो इस वर्ड को। जो पर्पस था डिमोनेटाइजेशन का वो करप्शन को खत्म करना था, जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, जब फेक करेंसी थी, जो फेक करेंसी तो अब मार्केट में क्या हो रही है, सर्कुलेट कर रही है, तो अननेसेसरली बच्चों उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, इन्फ्लेशन, क्योंकि जब मार्केट में ज्यादा करेंसी रहेगी तो मनी की वैल्यू क्या होएगी, कम होएगी, और चीजों के प्राइस बढ़ेंगे क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर ज्यादा है। और ये ऐसा नहीं हो रहा कि जो हमारी जो ओरिजिनल करेंसी है वो ज्यादा सर्कुलेट कर रही है, किसके आने से, जो फोर्ज करेंसी है, जो जाली करेंसी है, जो नकली नोट है, उनके आने से। तो पर्पस, अच्छा ऐसे में करप्शन भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है करप्शन, जब फेक करेंसी है, एक बार बताओ किसी बंदे ने फेक करेंसी छापी, उसको क्या फर्क पड़ता है कि सामने वाला उसका काम कर रहा है विदाउट पैसे लिए कर रहा है, या पैसे लेके कर रहा है, डबल पैसे लेके कर रहा है, 4 गुने पैसे लेके कर रहा है, वो तो करवाएगा अपना काम। अच्छा उसकी आदत बिगड़ जाएगी, जब कोई बंदा उसे क्या कर रहा है, 4 गुने पैसे दे रहा है उसके प्रोडक्ट के, तो वो नॉर्मल इंसान को प्रोडक्ट बेचेगा नहीं। हाँ, अच्छा, फिर बात आई फोर्ज करेंसी की, तो फोर्ज करेंसी लोग कई बार चेक भी कर लेते हैं, कई बार चेक भी नहीं करते, पता, अच्छा फिर लोग इसलिए भी ले लेते हैं, अभी पैसा तो मिल ही रहा है ना 4 गुना, जैसे जैसे इसने तेरे को चलाई ऐसे तू भी इसको अलग अलग जगह चला दियो। ठीक है ना, तो बच्चों इससे करप्शन बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है देश के अंदर, और इसी को खत्म करने का पर्पस था डिमोनेटाइजेशन का, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। एंड इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज जैसे बहुत सारे मतलब अलग अलग ही कारोबार चल रहे हैं, ड्रग्स वगैरह के कारोबार चल रहे हैं, या टेररिस्ट वगैरह जो है वो टेरर ज्यादा फैला रहे हैं देश के अंदर, कि भाई आज यहाँ पे धमाका करना है, वहां पे धमाका करना है, ये वगैरह, वो स्लीपर सेल, या जो आपका बेसिकली कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती है ना, अब देखो वो तो ग्राउंड पे ही जो लोग हैं वहां पे वही बता सकते हैं कि वो पत्थरबाजी रुकी या नहीं रुकी, है ना, लेकिन जैसे कि न्यूज वगैरह आती रहती है, जो रिपोर्ट वगैरह देखते रहते हैं, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आता नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो अच्छा अच्छा ही दिखाते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, कुछ अच्छा हुआ है, जैसे लाल चौक जो कश्मीर में था, तो वहां पे बहुत अच्छा उन्होंने उसका एक टाइप से रीडेवलपमेंट किया है। और लेकिन इंटरनेट वगैरह की इस तरह की रिपोर्ट आती रहती है कि वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, या पत्थरबाजी अभी भी होती है, अब वो तो भगवान जाने की होती है या नहीं होती है, या वहाँ के लोगों को ही पता है। ठीक है, पर्पस यही था बच्चों, करप्शन को खत्म करना और इलीगल एक्टिविटीज को खत्म करना, लेकिन जनता इससे परेशान ही हो गई। आगे देखो बच्चों, इम्पैक्ट देखते हैं डिमोनेटाइजेशन का। ग्रेट डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन्स, ये किसका इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं हम, डिमोनेटाइजेशन का, कि नोटबंदी करने का इम्पैक्ट क्या हुआ। पहला इम्पैक्ट क्या बोल रहे हैं, ग्रेट डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन, कि कैश ट्रांजेक्शन्स में बहुत ज्यादा क्या हो गई, क्यों क्यों देखने मिली गिरावट, जब सारा पैसा 86% सप्लाई है, कैश सप्लाई की, 500 1000 के नोट, और वो सारे किस में जमा हो गए, बैंक में, तो जो कैश ट्रांजेक्शन थी वो तो कम हो गई ना। अब लोगों को भाई मार्केट में ट्रांजेक्शन तो करनी थी, तो लोगों ने फाइंड आउट किया कि भाई हम कैसे कर सकते हैं, तो यूपीआई का बूम आया, किसका बूम आया,
लोगों ने यूपीआई को जब यूज करना, हाँ बिल्कुल, किसके लिए, जैसे डिमोनेटाइजेशन करना और कुछ ना हुआ तो पेटीएम के लिए तो क्या रही थी, अपॉर्चुनिटी रही थी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने पेटीएम का नाम लिया था अपने भाषण में कि पेटीएम को यूज करें। ऐसा, और ऐसा होता नहीं है कि एक कोई प्राइम मिनिस्टर, मतलब कोई किसी ऐसे ऐप का नाम ले दे, लेकिन अब वो क्या है कि देश की उस टाइम पे जरूरत थी, अब मुझे नहीं पता बैकएंड में क्या था क्या नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री ने पेटीएम का नाम लिया। और इससे तुम देखना ना, अगर प्रधानमंत्री बोल रहा है भाई पेटीएम के बारे में, तो उस बिजनेस के लिए तुम सोचो ना कितना वो बात अलग है कि फिर बाद में पेटीएम का आईपीओ आया वो धड़ाम गिर गए नीचे। ठीक है। हाँ जी। तो कैश ट्रांजैक्शंस में क्या हुई, बहुत कमी आ गई। नेक्स्ट है, दूसरा पढ़ना एक बार। जिसने अपनी जिंदगी में बैंक की शक्ल नहीं देखी ना, उसे भी मोदी ने बैंक में पहुंचा दिया, है ना, लाइनों में कि लग जा बेटा लाइन में, है ना। वो भी अपने सारे पैसे कहाँ पे जमा करा के आया, बैंक में। एक्चुअल में तो देखो, जो गरीब लोग थे वही गए बैंक में, अमीर बंदा कोई नहीं गया। जो हमारी सोसाइटी का, हमारी कंट्री का, हमारी इकोनॉमी के जो अमीर लोग थे वो कोई नहीं गए बैंक में, वो कोई नहीं लगा लाइन में। उनके तो सब चेंज हुए और बाद तक चेंज हुए, नहीं हुए तो उन्होंने तो पैसे इधर उधर चलाया जिसका जहां चल रहा था। ठीक है ना। ऐसे में मतलब लोगों को ये तो फायदे हुए कि जो इज्जतदार व्यक्ति था और जिसे अपना बेसिकली उसके ऊपर कर्जा था, उसे अपना कर्जा कम करना था, तो लोग, और पैसा है लेकिन दे नहीं रहा था किसी का। अब ये तो हुआ कि उसने उसने अगर इज्जतदार था वो, तो लोगों को क्या दिया उसने, पैसा दिया। कह रहे कि लो भैया, एडवांस में भी जमा करवा दिया, कह रहे कि आगे लेते रहेंगे जी तुम्हारे से गुड़ से, ये पैसा जमा कर लो। अच्छा, लोगों ने लिया भी, जिनका चल रहा था उन्होंने लिया भी। ठीक है ना, बहुत मोटा, मतलब अलग ही गेम चल रहा था उस टाइम पे। अच्छा, दुकानों वगैरह पे तो ये रह गया कि जो कस्टमर चिक 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 करता था ना, वो खत्म हो गई, चिक 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 चिक। ठीक है ना, वो क्यों, क्योंकि वो आ रहा है 1,000 रुपए का नोट लेके। अच्छा, वो अब वो जो पहले कहता ना, अरे भैया 5 रुपए कम कर लो, 10 रुपए कम कर लो, वो चिक चिक कम हो गई। वो क्योंकि वो ले ही ले नोट, वही बहुत बड़ी बात है, वरना बैंकों में लाइन में लगना पड़ेगा। तो ये कम हो गई, चिक चिक कम हो गई। नेक्स्ट है बच्चों, एनकरेज सेविंग्स। डिमोनेटाइजेशन के होने से लोगों ने पैसा अपना बचाना चालू कर दिया। क्यों, क्यों बचाना चालू कर दिया? अब हाथ में तो कुछ था नहीं, सारा तो किस में था, बैंक में था, है ना। बैंक में लंबी लंबी लाइनों में कौन लगे जा करके, कौन अपना पूरा दिन खराब करे, और पूरा दिन में लग करके कितने रुपए लेके आए, 2,000 रुपए। तो इसलिए लोगों ने देख दाख के खर्चा किया, सेविंग क्या हुई, इससे बढ़ी। क्या चीज? अरे लोन हो ही कहाँ रहे थे, बैंक वाले ये पहले इस पैसे को संभाले या लोन को संभाले पहले? लोन तो घटे ही है, लोन। अच्छा, उस डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जाके तुम किसी ब्रांच मैनेजर को बोलो भाई साहब लोन कराना, अरे तू चला जा, दिमाग खराब हो रहा है यहाँ। पहले तो ये जनता है ये नहीं संभाल रही, किसी को घुसने तो मिल नहीं रहा अंदर, लोन वाले को घुसने मिलेगा अंदर। ठीक है। एनकरेज सेविंग्स। नेक्स्ट है, ग्रेट फॉल इन रियल एस्टेट प्राइस। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रियल एस्टेट के प्राइस क्या हो गए, जब तक नहीं, कम हो गए। शुरुआत में तो क्या हुआ कि जब तक पैसा गया नहीं बैंक में, और जो कोई ले रहा था तो ले रहा था, जब उसे ये लगा कि मैं इतना पैसा कहाँ खपाऊंगा, ये तो कहीं खपने का ही नहीं इतना पैसा, तो लोगों ने लेना बंद कर दिया, कैश में तो पैसा लेना बंद कर दिया। बैंक से दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते बैंक से? मान ले कोई एक 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, खरीद पे ऑन पेपर तो वो 85 लाख रुपए की है, या तो 50 लाख की बेचो, 50 लाख की कोई बेचेगा नहीं, है ना। 4.5 करोड़ का नुकसान कोई ना कराना है, और 5 करोड़ की पेमेंट नहीं ले सकता बैंक में, टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो ना तो किसी ने प्रॉपर्टी बेची, ना ही किसी ने खरीदी, ना ही तो उनकी कोई डिमांड करने वाला था। जब कोई डिमांड करने वाला था ही नहीं, तो उनके प्राइसेस क्या हो गए बच्चों, कम हो गए। ठीक है ना। जो बड़े बड़े बिल्डर थे, बड़ा नुकसान हुआ उन्हें। ठीक है ना, अपने आप को 2-2 साल नहीं संभाल पाए वो, क्योंकि भाई उन्होंने जिनके कोठी बंगले बने पड़े थे, ठीक है ना, जो बिल्डर है, जो काम, जिनका काम यही है कि भाई आज एक कोठी बिक रही 5 करोड़ की, ये बिक रही 10 करोड़ रुपए की, इधर चले जाओ तुम सूर्यनगर में चले जाओ, या दिल्ली में चले जाओ, वसुंधरा में चले जाओ, गाजियाबाद में चले जाओ, वसुंधरा में, तो सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल बिल्कुल कोई बिकी नहीं रही है प्रॉपर्टी, क्योंकि कोई खरीदारी नहीं है उनका। कौन करे इतनी मोटी ट्रांजेक्शन बैंक से? ठीक है। और वैसे भी उस टाइम पे गवर्नमेंट की नजरों में आ जाएंगे, अगर कोई इतनी मोटी मोटी, लोगों के पास आज तक भी नोटिस आ रहे हैं,
गवर्नमेंट ने पूरा डिटेल मांगी कि तुमने उस टाइम पे कितना पैसा जमा कराया बैंक में, कौन कौन से नोट थे, पूरी डिटेल मांगी गवर्नमेंट ने। क्योंकि जिस बंदे ने, गवर्नमेंट को भी तो चेक करना था, जिस बंदे ने बैंक की शक्ल नहीं देखी आज तक, वो इतना पैसा एकदम से कैसे जमा करा रहा है, पूरी रिपोर्ट मांगी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे। तो रियल एस्टेट के प्राइस, रियल एस्टेट तो समझते हो, हाँ, वही तो जो प्रॉपर्टी वगैरह है, तो उनके प्राइसेस क्या हो गए, काफी डाउनफॉल में चले गए। डिजिटल ट्रांजेक्शंस हैव इंक्रीज्ड। यूपीआई जो क्या है वो मतलब यूपीआई के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू, एनईएफटी, आरटीजीएस, ठीक है ना, जो डिजिटल ट्रांजेक्शंस है वो क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई, बढ़ गई। क्या अरे ऐसे कोई ना होगा, किसी एक बंदे की वजह से वो ऐसे कर देगा, केवल कर, वो मानती है सरकार बात, ठीक है ना, बिजनेस कम्युनिटी की, लेकिन कोई ना ऐसे कोई एक बंदे की वजह से पूरे देश को पागल बना देंगे। हालांकि बैकएंड में क्या हुआ वो तो वही जाने, बैकएंड में क्या हुआ, किसके लिए की गई, क्या की गई, की कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन सरकार को और भी तो बहुत काम है, ऐसे कोई ना, फिर तो लोग अपनी डिमांड करेंगे। अच्छा, पेटीएम वाला क्या दे रहा है, उसकी उसको अपनी कंपनी नहीं संभाल रही थी, ठीक है ना, मतलब अदरवाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो बंदा बहुत मतलब काफी हार्ड वर्किंग है और बहुत कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंपनी में तो प्रॉफिट नहीं आ रहा ना, अपनी कंपनी में प्रॉफिट नहीं आ रहा, गवर्नमेंट क्यों मानेगी उसकी बात की भाई डिजिटल डिजिटल कर दो। माहौल भी तो देखना पड़ेगा कि लोग देश के अंदर है कैसे, ठीक है ना, वो यूज भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब मान लिया हमने तो डिजिटल कर दिया, लेकिन 70% जनता का खाता ही नहीं है बैंक में, वो क्या करेंगे, भूखे मार देंगे उन्हें, ठीक है ना। नेक्स्ट है ग्रेट राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन। कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्या हुआ, राइज हुआ किसमें, इन, कुछ नहीं हुआ कहने की बात है, ठीक है। गवर्नमेंट ने ऑप्शन जरूर दी है कि सरेंडर कर दो अपनी इनकम, कुछ नहीं कहेंगे, पेनल्टी लेके छोड़ देंगे बस, 30% टैक्स दे दो, 40% दे दो, सरेंडर कर दो, है ना, कुछ नहीं हुआ, लोगों ने इधर उधर एडजस्ट कर दिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत हुआ होगा, जो जो लोगों ठीक ठाक थे, नॉर्मल से हुआ होगा, लेकिन इतना ज्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइंस। जो प्राइवेट पार्टी की वेल्थ थी वो तो क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। क्यों डिक्लाइन हुई है, अरे यार एक बात तो बताओ, जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उनके रेट घट गए, जैसे मैंने अभी रियल एस्टेट में बताया। लेकिन एक बात बताओ, बट द वेल्थ ऑफ द पब्लिक सेक्टर डजंट गेट अफेक्टेड। जो सरकारी कंपनियां थी, जो सरकारी प्रॉपर्टी थी, या जो सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट थे, उनमें कोई, उनको कोई फर्क पड़ा क्या। अरे सरकार अपने आप से कोई बेईमानी करेगी, वो तो सरकार तो क्या है, पहले तो वैसे ही है कि सरकार के ऊपर बहुत सारे, जो सरकारी कंपनी होती है उनके ऊपर बहुत सारे प्रोविजंस लगते ही नहीं कंपनीज एक्ट के, वो अननेसेसरली अपने आप के ऊपर क्या नहीं करते, बर्डन नहीं बढ़ाना चाहते। तो केवल प्राइवेट की, जो प्राइवेट पार्टीज थी उनकी ही वेल्थ जो है ना, उनकी जो संपत्ति है उसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, सरकार के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है ना। जो सरकारी संपत्ति थी, जो सरकारी प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंटल प्रॉपर्टीज थी, तो प्राइवेट वेल्थ तो क्या हुई, डिक्लाइन हुई, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी पे या उसकी वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट, ये तो खत्म हो गया बच्चों। वीडियो देखोगे, चलो। to break the grip of corruption and आज आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आवाज थोड़ी कम करूं क्या, कभी मोहल्ले वाले इधर उधर सुन करके बोले दोबारा हो गई क्या नोटबंदी, उनकी नींद खुल जाए सुबह सुबह। ये मुद्राएं कानूनन
अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। अच्छा, एक बात और सुनो, जो शब्द है ना, शब्द देखो, एक ही 12 बजे के बाद अमान्य रहेंगे। अभी तो वो तो ठीक है, चलो लीगल टेंडर नहीं रहे, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया ना कि अभी कुछ टाइम भी दे रहे हैं। भाई लोगों की, सही बता रहा हूँ, लोगों को कुछ को तो हार्ट अटैक भी आए कि जिनके पास बहुत ब्लैक मनी रखी है, कह रहे हो भाई कितना टाइम दिया, मतलब टाइम ही नहीं दिया 4 घंटे का। सही बता रहा हूँ, मैंने देखा उस टाइम पे, मतलब मैं तो, मेरी क्लास चल रही थी और मैं टीवी वीवी में देखता नहीं हूँ, लेकिन हमारे अंदर जो है ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा था और उसमें ऐसे ही तो वो मेरा छोटे वाला भाई है, वो आया, बोल रहा नमन भैया 500 और 1000 के नोट क्या हो गए, बंद हो गए। चल टाइम पास मत कर। कह रहे नहीं नहीं वाकई में, कह रहे वो मेरा हाथ पकड़ के ले गया ड्राइंग रूम में, कह रहे कि देखो यहाँ पे ये मोदी जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो भाई लोगों के, मतलब मैं अपने एक दो दोस्तों से पूछा तो मतलब सारे पैनिक कर रहे हैं कि भाई ये क्या कर दिया इसने 4 घंटे के अंदर, और ये और भी जो दूसरे लोग हैं, ठीक है ना। मतलब मैं एक दो जगह मैंने देखा, अपनी जहाँ पे मैं उस टाइम पे आर्टिकलशिप करता था, मैंने अपने फर्म में पूछा, जो हमारे वहाँ पे जो हमारी फर्म के जो एम्प्लॉइज थे, जो साथ में जो हमारे कलीग्स थे, कि भाई कैसे क्लाइंट के फोन आ रहे हैं जी, ये क्या कर दिया, ये क्या होगा, अब कैसे होगा। सही उस टाइम पे लोगों ने, मतलब उस 4 घंटे में ना इतना अफरी तफरी मच गई थी कि जितना पैसा जिसका जहां खपना था ना, खप सकता था उन 4 घंटे में। लोगों ने पूरा, मतलब लोगों की नींदें उड़ गई ऐसे कि पूरी इकोनॉमी के अंदर। हाँ नहीं भाई, बर्डन बहुत ज्यादा था उस टाइम पे, क्योंकि सारे कंप्लाइंस करने थे, डेली का डेली पॉलिसीज क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। उसमें हमारा क्या वो था, वो तो बाद में जब नोटिस आए ना लोगों के ऊपर, लोग अंधाधुंध पैसा जमा कराया लोगों ने खातों में। और अभी तो तुम देखना लोगों ने एडजस्टमेंट कैसे किया, अभी वो जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं लिखा, लोगों ने एडजस्टमेंट कैसे किया कि अपना पैसा है ना, जो अपने जो घर वाले हैं, जो रिश्तेदार है, उनके खातों में पैसा डलवाया, इधर उधर एडजस्ट करा के, रहे अपने खातों में यार एडजस्ट करवा दो थोड़ा पैसा। जो तुम्हारे यहाँ पे काम करने वाले आ रहे हैं लोग, उनके खातों में पैसा डलवा रहे हो। हालांकि मोदी जी ने उस पर भी एक मास्टर स्ट्रोक मारा था, वो भी बात बताऊंगा, फिलहाल देखो। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर, पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है, अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी धनराशि आप ही की रहेगी,
आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। To break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. Persons holding old notes of 500 or 1000 rupees can deposit these notes in their bank or post office account from 10th November till close of banking hour on 30th December 2016 without any limit. There may be some who, for some reason, are not able to deposit their old 500s or 1000 rupees notes by 30th December 2016. They can go to specific office of the Reserve Bank of India up to 31st March 2017 and deposit the notes after submitting a declaration form. कुछ टाइम दिया गया बच्चों, पहले एंड में 50 दिनों का समय दिया गया नोट्स वगैरह को बदलवाने के लिए, है ना। उसके बाद ये एक्सटेंड भी किया गया, है ना। और फिर 31 मार्च के बाद जो है 2017 के बाद बोला गया कि अगर आप उसमें मतलब बेसिकली क्या है कि उन्होंने बोला तो कि तुम चेंज करा सकते हो, लेकिन उसमें झंझट था कि आरबीआई से आपको कराना पड़ेगा, बैंक नहीं करेगा आरबीआई करेगा। लेकिन ये है कि बच्चों अभी तक भी पिछले मेरे ख्याल 2 साल पहले तक भी कुछ रिपोर्ट आई कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी जो पैसा है, नाम नहीं बोलूंगा मैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उनका पैसा अभी तक भी बदला गया है, बाद तक भी, ठीक है ना। उनका उनका पैसा बाद तक भी बदला गया है। अब ठीक है यार, बाकी देखो मोदी जी ने मजा तो बांधा ही है 2016 में, ठीक है ना। 2016 में क्या लेके आए, नोटबंदी लेके आए, 17 में जीएसटी लेके आए, और फिर 19 में चुनाव था, है ना। तो लोगों को मजा तो दिलवाया है लोगों ने, तो एक मजे की झलक वो भी देख लो। ये जो अभी वीडियो दिखाऊंगा ये मुरादाबाद में रैली की थी मोदी जी ने, वो ये वहां की वीडियो है। नोटें छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। मैं भी पीछे लगाऊं, निकालो। आ रहा है, आपने देखा होगा कोने कोने से। और कुछ लोग तो गरीबों के जाके पैर पकड़ते हैं। अरे तुम तो कितने अच्छे हो, तेरे दादा मेरे यहां मजदूरी करते थे, तेरी मां मेरे बर्तन साफ करती थी, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, देखो बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा करो मेरा ये 2-3 लाख रुपया तुम्हारे खाते में डाल दो। कभी किसी अमीर को गरीब के पैर पकड़ते देखा था? भाइयों बहनों, आज जिन बेईमान लोगों ने पैसा जमा किया है वो गरीबों के घर में भी कतार लगा के खड़े हैं। बैंक में कतार लगाने की उनकी ताकत नहीं है, बैंक के बाहर तो वो कतार लगाता है जिसमें ईमानदारी का माजा होता है। मोदी जी बोलते हैं ना कि आपदा को क्या बना लो, अवसर बना लो। तो लोग ऐसे इकोनॉमी में बोल रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, कि जो लाइन में लगे वो तो कौन लगे है, गरीब लोग लगे, अमीर लोग तो कोई लाइन में लगे नहीं है। तो मोदी जी ने इस आपदा को भी किसमें कन्वर्ट कर लिया, इस थ्रेट को भी अपॉर्चुनिटी में। कह रहे तुम्हारे सामने अब लाइन लगा के खड़े हैं, कभी पैर पकड़ते हुए देखा है, ठीक है। जिसमें दम होता है, जो बैंक के बाहर कतार लगाता है, बेईमान लोग गरीबों के घर के बाहर चोरी छुपकी से कतार लगाए हैं। उनको कह रहे ये जनधन अकाउंट मैंने खोला था तब गरीबों को भी पता नहीं था कि कैसे काम आएगा।
काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक बात कीजिए, मैं देश के सभी जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा अपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। बिल्कुल 1 रुपया मत उठाइए उसमें से। देखिए, वो आपके घर रोज चक्कर काटेगा, आपके पैर पकड़ेगा, और आप उसको कुछ मत कहो, ए दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। ज्यादा दादागिरी करे तो पूछो, सबूत लाओ, तुमने पैसा दिया था, सबूत लाओ। ये बराबर डिब्बे लाए, बेईमान लोग बराबर डिब्बे में फंसे हैं। लेकिन ये तब सफलता मिलेगी जिनके भी खाते में दूसरों ने पैसे डाल दिए हैं, वे पैसे वैसे के वैसे रहने दें। ये सारा ठीक ठाक होना, या कोई मैंने 50 दिन मांगे हैं, मांगे कि नहीं मांगे भाइयों? 50 दिन तकलीफ पड़ेगी, मैंने कहा है कि नहीं कहा है? मुसीबत धीरे 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 कम हो रही है, लेकिन वो थोड़ी धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन मैं देश के नागरिकों को सलाम करता हूं। हाँ जी बच्चों, तो मोदी जी ने आपदा को भी अवसर बनाया। जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, कह रहे कि पैसे वापस मत दो, मोदी को चिट्ठी लिखता हूँ, दादागिरी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा। हाँ भाई, स्टेप तो एक से एक करते मोदी जी। कैसे कर रहे थे? बस ये करना। चलो, थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे। वैसे हमारा एक टॉपिक रह गया, एक लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारा। अरे पढ़ना है क्या अभी? हाँ नहीं, रिवीजन तो कल ही हो जाएगा। बताओ, अभी पढ़ना है? चलो कल पढ़ेंगे।